हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। देखिए, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हम लोग आज लाइव नहीं आ पाए हैं एंड द टेक्निकल रीज़न इज़ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। और इसके कारण वाईफाई की जो स्पीड है वो ओवरऑल कम हो जाती है। डजेंट मैटर वेदर योर वाईफाई इज़ कनेक्टेड विद इन्वर्टर और एनी अदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इक्विपमेंट, आपका जो वाईफाई है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं और आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है कर्मवीर सीरीज़ के नाम से, जिसके अंदर मैं आपको एसएससी के पीवाईक्यूज़ बताती हूँ। ठीक है। हमारी जो सीरीज़ है इसका नाम है कर्मवीर और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि आज हमारा रिकॉर्डेड सेशन है ना, और मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया। नाउ अलाउ मी अ मिनट टू चेक वेदर आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट, क्योंकि लाइव होता है तब तो आप लोग मुझे बता देते हैं कि मैडम आवाज़ आ रही है या नहीं, बट इफ़ इट इज़ नॉट लाइव तब फिर दिक्कत आती है ना। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं ऑडिबल हूँ और हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा पढ़ाई। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि चूंकि आज एक हमारा रिकॉर्डेड सेशन है और रिकॉर्डेड सेशन में आपको पता है कि लाइव ही क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो ही आपको ज़्यादा मज़ा आता है। दिस इज़ व्हाट आई नो वेरी क्लियरली। ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले 2 दिनों में सीखा है ना, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लेट्स रिवाइज देम ऑल। और उनको सारा को रिवाइज करते हैं एंड देन आफ्टर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं या कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज क्वेश्चंस। और क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझिएगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई साइंस नहीं है, और लैंग्वेज में आपको बहुत सारे रूल्स रटने होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लॉजिकल इन नेचर, है ना। दे आर ऑल्सो लॉजिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई बिना लॉजिक के कोई लैंग्वेज बनी है। बहुत सारे रिसर्चर्स और लिंग्विस्टिक्स ने मिलकर के कोई लैंग्वेज बनाई है। इवन आज भी, इवन भारत में भी शोध बहुत होता है। आपको पता ही है कि कोई व्यक्ति अगर जेआरएफ निकालता है तो उसको गवर्नमेंट इवन स्टाइफंड देती है, बाकी का तो आप छोड़ ही दो। ठीक है। कुल मिलाकर के इट इज़ अ लॉजिकल लैंग्वेज, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स जिनको आपको याद करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे रिवीजन से। ठीक है। और रिवीजन करवाऊँ उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, बहुत ज़रूरी जानकारी, कि मैं आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आ रही हूँ मेरे भाई। ठीक है। इस फाउंडेशन बैच के अंदर होने क्या वाला है, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। कुछ रिकॉर्डेड सेशन वाली सीन होना नहीं है, आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे लाइव, है ना। इसके बाद आपको क्रिस्प और प्रिंटेबल नोट्स। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड क्रिस्प ओवर हियर। क्रिस्प वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि कई बार होता है कि नोट्स के नाम पर हमको दूसरी किताब पकड़ा दी जाती है। ठीक है। नोट्स के नाम पे इतनी मोटे नोट्स हो जाते हैं। नोट्स जो है ये हमेशा कंसाइज होते हैं। नोट्स जो वर्ड है, इट स्टैंड्स फॉर बीइंग कंसाइज, है ना। मतलब के नोट्स जो है वो बड़े पतले पड़े छोटे होने चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है। 3-3, 4-4, 5-5 पेज में बेहतरीन नोट्स होंगे ये आपके। ठीक है। बेहतरीन नोट्स होंगे, है ना। ओके, आगे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, तो उसके बाद भाई पता भी तो चले कि आपने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है या नहीं, वो आपके एग्ज़ाम के साथ अलाइन करेगा नहीं, है ना। तो फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। नाउ सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट क्यों भाई? क्योंकि हम मोनोटोनी में आ जाते हैं। मोनोटोनी में आने का मतलब क्या हुआ? बोरियत। ठीक है। आपको एक ही टाइप, जैसे मान लो मैंने नाउन पढ़ा दिया, अब मैं आपको नाउन के एरर्स दे रही हूँ, तो यू नो इट वेरी वेल कि भाई जहाँ जहाँ नाउन है वहीं वहीं चेक कर लो। नाउन सही है तो मतलब सेंटेंस सही है, नाउन गलत है मतलब सेंटेंस गलत है ना। तो वहाँ पर हमारी जो हमारा जो दिमाग है, जिसको हम कहते हैं कि 360 काम करना चाहिए, चौतरफा काम करना चाहिए, वो उस तरीके से काम कर नहीं पाता है ना। तो ये समस्या आती है हमको, इसलिए सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे एंड दैट टू विल बी इंक्लूडेड इन दिस बैच ओनली। ठीक है। आपको कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा में पे नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू परचेज एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट सीरीज और एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शनल टेस्ट बंडल जो हम लोग खरीदते हैं। ठीक है। क्लियर है? आगे आ जाइए। 1-to-1 गाइडेंस, ये तो मेरी विशेषता हमेशा से रही है। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो यू नो इट वेरी वेल। डाउट सेशन रहेगा हर एक टॉपिक के बाद। देन आफ्टर
एक बार आई मीन इस बार जो स्पेशल फीचर है इट इज़ ऑफ मेंटरशिप, ठीक है। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नाउ मेंटरशिप से मेरा मतलब क्या है? मेंटरशिप से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगी डेली कि आपको आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है, किस दिन रिवीजन करना है, किस दिन आपको ब्रेक लेना है, किस दिन किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। अगर वो क्या पढ़नी है तो एक दिन में कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस शीट से पढ़नी है, क्या सोर्स होना चाहिए, सब कुछ A to Z। क्योंकि आप होते हैं बिगिनर और आपको होता है कन्फ्यूज़न, है ना। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, कभी हम बहुत सारा पढ़ लेते, कभी हम बहुत कम पढ़ते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और चूंकि ये जानकारी ज़रूरी है इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी है। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स में। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा वॉइस का और इसके अंदर मैंने आपको जो है बताया था कि भाई अगर आप हेल्पिंग वर्ब पकड़ लोगे, है ना, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें हैड गिवन लगा हुआ था। अब आपको पता है कि हैड अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में वो चेंज हो जाती है हैड बीन में, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, ऐसे ही कोई रिवीजन लेना है हमको एंड देन आफ्टर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का जो सिनोनिम था वो था इनलार्ज, जिसका मतलब हो रहा था बढ़ाना या बड़ा करना किसी चीज़ को। ठीक है, और मैग्नीफाई का मतलब भी चूंकि बड़ा करना ही होता है, किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, बढ़ाना। ठीक है, पुल बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना, विड्रॉ वही होता है। श्रिंक मतलब सिकोड़ना, किसी चीज़ का कम होना, है ना। डिक्रीज़ का मतलब होता है लेसन या कम, मतलब कम होना या कम करना। ठीक है, आगे आ जाएं अगर हम लोग तो हमने पढ़ा था भाई यहाँ पर वन वर्ड किस चीज़ के लिए, टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस देखे थे। ठीक है, एकदम स्पीड में चलेंगे हम लोग, एकदम स्पीड में। ठीक है, मेयरली का मतलब होता है ओनली, बेयरली का मतलब होता है शायद ही, मुश्किल से, एकदम। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है इसीलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता है ना। इसी के भाई होते हैं हार्डली, स्कार्सली। ठीक है, अगर मैं प्राइमरली बोलूँ तो मतलब एकदम मुख्यतया, शुरुआती, जिसको हम लोग कहते हैं। क्वाइट अगर बोलूँ तो यही होता है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और क्वाइट का मतलब होता है कि एक ठीक ठाक क्वांटिटी में, ठीक ठाक एक्सटेंट में कोई चीज़ हो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि काफ़ी सुंदर है, शी इज़ क्वाइट प्रिटी। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये चीज़ जो है वो मतलब काफ़ी लेट्स से टफ़ है ना, तो मैंने कहा इट इज़ क्वाइट टफ़, ये चीज़ समझना काफ़ी जटिल है ना। तो ये जो काफ़ी शब्द है उसके लिए वी यूज़ क्वाइट। ठीक है, ओके, यस और नो। नाउ आगे बढ़िए। आगे मैंने आपको बताया था डायबॉलिकल, और डायबॉलिकल का मैंने आपको सिनोनिम बताया था डिशॉनेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बेईमान या द्वेषपूर्ण। और इसके साथ 4 ऑप्शंस थे, जिसमें पहला ऑप्शन था सोफिस्टिकेटेड, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग जटिल कहते हैं। साइकोफेंट था, जिसका मतलब होता है फ्लैटरी या चापलूस। सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय, है ना, आकाशीय, हेवनली, जिसको हम लोग कहते हैं। एंड देन आफ्टर कम्स मिलिशियस, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण या डिशॉनेस्ट। और इसी के लिए मैंने फिर एक जुड़ा हुआ एक वर्ड बताया था, अडल्ट्रेट करना। अडल्ट्रेट करना मतलब किसी चीज़ में मिलावट करना, किसी चीज़ को स्पाइक्ड करना या स्पाइक करना। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, देन आफ्टर मैंने आपको बताया था विटिएट। विटिएट का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, रुइन कर देना। ठीक है, रुइन कर देना, रुइन कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एनिलेट, क्योंकि इसका मतलब भी सेम ही होता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, है ना, सुविधा। देखो फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा और फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। ठीक है, सुविधा प्रदान करना। ओके, कमिंग टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या प्रमोट करना। देन आपका वैलिडेट यानी ऑथेंटिकेट करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को वैलिड करना, किसी चीज़ की सत्यता के बारे में बताना, है ना, या किसी चीज़ को सत्यापित करना एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यस और नो। आगे देखिए, देन आफ्टर हमने इंटाइज पढ़ा था। इंटाइज का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना। ठीक है, एंड इसके ऑप्शंस में हमने देखा था इंट्रीट, जिसका मतलब होता था रिक्वेस्ट करना या किसी से आग्रह करना। डिसुएड का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, किसी का मन, कहते हैं ना, मन छोटा कर दिया यार, है ना, डिमोटिवेट कर दिया यार। ठीक है, डिस्करेज ही हमारा क्या कहलाता है, इसी को तो हम लोग डिमोटिवेट भी कहते हैं। ठीक है,
है ना, डिमोटिवेट करना किसी को। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट इज बिगाइल। बिगाइल का मतलब क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना इस तरीके से कि उसको आप बेवकूफ़ बना दो। टू अट्रैक्ट समवन इन अ ट्रिकरी वे, किसी को बेवकूफ़ बनाने के हिसाब से आकर्षित करना, ल्यूर करना। और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था सरोजनी नगर वाला, ठीक है। दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी नगर, आप सब जानते हो, तो मैंने उसका जो है आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई किस तरीके से वो लोग आपको सस्ता प्राइस बता करके ल्यूर करते हैं और बाद में बेवकूफ़ बना देते हैं, है ना। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जो दाऊद इब्राहिम था, जानते हो ना, था या है, आई मीन है ही, अभी तो जिंदा है वो, ठीक है। कहाँ है ये तो इट इज़ अ मूटेबल पॉइंट, है ना मतलब। तो दाऊद इब्राहिम शुरू में क्या करता था, शुरू से ही कोई गुंडा थोड़ी हो गया था कि पैदा होते से ही गोली मारने लगा था। दाऊद के जो पापा थे ना, वो थे पुलिस कांस्टेबल, और उन पर करप्शन के चार्ज लगे थे, और वो जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो दाऊद क्या करता था, दाऊद पहले यही काम करता था, ये जो मैं बिगाइल शब्द यूज़ कर रही हूँ, यही काम दाऊद किया करता था। क्या करता था कि जैसे मान लो कि एक डिब्बे में उसने बोल दिया कि ये कस्टम की घड़ी है, और ये मतलब रोलेक्स की घड़ी है या राडो की घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी है, लाखों की है, मैं तो आपको 500 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा करके, और जैसे ही व्यक्ति पैसे दे दे, जैसे ही व्यक्ति पैसे दे दे, तो अभी पैसे ले लिया तो खोलेगा उस घड़ी को, वो है ना, अंदर खोलेगा। तो साथ में कोई गैंग मेंबर रहा करता था, और वो पुलिस का हॉर्न बजा देता था, ठीक है। पुलिस का हॉर्न बजाने के अब के रहे होंगे जो भी इक्विपमेंट्स हो, मैं तो भाई कहानियाँ ही जानती हूँ उस समय, तो जब वो था एक्टिव तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है। तो क्या करता था कि उसका जो साथ में रहता था वो कुछ सायरन बजाते था पुलिस का। अब देखो डर क्या होता था कि एक तो चोरी का माल आप खरीद रहे हो, आप पकड़े जाओगे, और दूसरा व्यक्ति तो ये दिखाएगा ना कि मैं कस्टम का माल बेच रहा हूँ, चोरी का माल बेच रहा हूँ, तो भाग जाएंगे, यानी वो भाग जाता था। और जब आप डिब्बा खोल के देखते थे तो उसमें पत्थर, साबुन की बट्टी और ऐसी चीज़ें मिलती थी, ठीक है। तो दाऊद क्या करता था, शुरू में ल्यूर करता था, अट्रैक्ट करता था, ठीक है, बेजाइल करता था, बेवकूफ़ बनाने के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही एग्जैक्टली यूज्ड टू डू। एंड देन फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है, अब वो तो फिर कभी अपन आराम से देखेंगे। अब चूँकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसी के बारे में अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। तो बेगाइल आपको समझ में आ गया। रिपल्स करने का मतलब होता है किसी को जो है रिपल्स करने का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को प्रतिकर्षित करना, ओके। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इनसे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, और जुड़ना ही चाहिए आपको, है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको आप इसमें आप जो है इस बार कोड को यू कैन स्कैन एंड यू कैन कनेक्ट विद अस इन इंस्टाग्राम। दिस इज़ आर टेलीग्राम्स बार कोड, ठीक है। यहाँ पर भी आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के टेस्ट डले हुए हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिए और जुड़िए। एंड दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, है ना। इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी और डाउट, यू कैन ऑलवेज डू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप ही की सहायता के लिए हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि पसीने से मेरा बुरा हाल है, एंड द रीज़न इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे देखिए, अगर तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे वर्ड्स की आपको मीनिंग ही बताते चलती हूँ, है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर रिवाइज करना कहलाएगा ही नहीं। एरियोडिट का मतलब होता है बेटा ज्ञानी, ठीक है। वेल लर्नड जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान काफ़ी हो किसी चीज़ का। देन आफ्टर आपका आता है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत बड़ी हो, वृहद हो, विशाल हो, वास्ट हो, ठीक है। एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त, है ना, खो जाने की कगार में, गायब हो जाने की कगार में अगर कोई चीज़ हो या गायब हो गई हो तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी के लिए सुषुप्त वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोरमेंट वर्ड, अच्छा अब समझना एक बात आप, एक्सटिंक्ट और डोरमेंट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो ख़त्म हो ही गई है, और डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, है ना। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन एसएससी जो है वो कभी कभी एक्सटिंक्ट लिखता है बड़े वर्ड के, मतलब मेन वर्ड के तौर पर, और ऑप्शंस में वो डोरमेंट डालता है और फिर इसी को सही मान लेता है। तो एक्सटिंक्ट और डोरमेंट दोनों सेम नहीं है। एक्सटिंक्ट का मतलब कि कोई चीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ओके। और डोरमेंट का मतलब कि कोई चीज़ एक्टिव नहीं है बट वो ख़त्म नहीं है ना, एक्टिव नहीं है बट इट डजेंट मीन कि वो ख़त्म है, ठीक है, ओके। तो एसएससी कई बार ये सिनोनिम पूछ लेता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सटेटिक। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, हैप्पी होना, जॉयफुल होना। अच्छा, जॉय के लिए एक शब्द होता है मेरी, है ना। मेरी का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, हैप्पी ही होता है। ठीक है, मेरी का मतलब भी क्या होता है, हैप्पी ही होता है। पेन चेंज कर लिया जाए यार, देखते हुए इससे लिख करके। इट इज़ बेटर। ठीक है भाई, तो मेरी का मतलब क्या होता है, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, खुश। ठीक है। आगे अगर मैं चलूँ तो एग्जीक्यूट लिखा हुआ है ना। इसका सॉरी, एक्सक्विजिट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो सुंदर हो, देखने में ब्यूटीफुल हो। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है महंगा। एम्बेलिश का मतलब डेकोरेटेड। एरेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो भटक गया हो, ठीक है, भटका हुआ जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे ही हमारे ईडियम्स हैं, फटाफट से देखिए। येलो प्रेस का मतलब होता है वो न्यूज़ चैनल जो सेंसेशनल न्यूज़ चलाता हो, ठीक है। फोर्थ स्टेट हम मीडिया को कहते हैं हमारी, ठीक है। आगे अगर मैं चलूँ तो कर्टेन लेक्चर्स का मतलब होता है कि भाई आपकी जो वाइफ है, उन्होंने जो आपको डांटा है या लेक्चर दिया है या स्कॉल्ड किया है, उसको ही हम लोग कहते हैं क्या, जो हमारा कर्टेन लेक्चर्स, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे आ जाइए। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, और यहीं से मैंने आपको एक वर्ड इलोक्वेंट भी बताया था। ठीक है, ये रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं, और आज ठीक है नेट नहीं चल रहा है तो हम लोग जो है उसका उसको इस चीज़ को कुछ ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे अपने रिवीजन से, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं आपको नई क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। ओके, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारा जो था वो वॉइस का, और ये था हमारा इसके अंदर मॉडल वर्ब यूज़ हो रही थी। तो यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर अगर मॉडल वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में जब वो जाएगी तो मॉडल वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा में बी जुड़ जाएगा, है ना। और हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा सेम ही रहेगी, यानी अगर कैन है तो कैन भी होगा, कुड है तो कुड भी होगा, मे है तो मे भी होगा, और माइट है तो माइट भी होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे आ जाइए। बस एकदम क्विक रिवीजन लेना है हमको, क्वेश्चंस में नहीं घुसना। जो हमने एक्स्ट्रा में चीज़ें सीखी हैं वो हमको यहाँ पर रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमको घुसना ही नहीं है किसी भी चीज़ में। क्लियर है भाई। अब पानी पी लेती हूँ मैं, है ना। और थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो, क्योंकि स्पीड में ही चले जा रहा है सब कुछ, स्पीड में ही रिवाइज करवाए जा रही हूँ मैं आपको, है ना। चलिए भाई आगे आ जाइए। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका जो है सेंटेंस जो है वो नरेशन का था, और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो किस तरीके से वो चेंज होते हैं, किस तरीके से उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करूँ तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है वो। अगर रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, अगर ऐसा है कि सिर्फ ही सेड, अब ही सेड में ही इज सब्जेक्ट, सेड इज वर्ब, नाउ वेयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए फिर हम सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, सेंटेंस को समझेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसको चेंज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग क्या होती है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इसी के साथ फिर मैंने आपको मे और माइट के बीच का डिफरेंस भी बताया था जो आप देख सकते हो। ठीक है, और आई थिंक नाउ वी शुड जंप टू न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखो हम लोग लाइव नहीं हैं, पर फिर भी इस सेशन को हम लोग लाइव की तरह ही अटेंड करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देती हूँ, इसको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। मैं यहीं साइड में खड़ी हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का समय है, इजी क्वेश्चन है, देखें और बताएं। फिर से नहा लेने जैसी स्थिति हो गई है मेरी। बताओ भाई, एकदम स्पीड में बता दो।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर कहता है फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन दियर गार्डन। फाइनली, अंततः अनन्या फाउंड हर पेट, अनन्या ने अपना पालतू, अच्छा पेट किटन का मतलब क्या हुआ भाई? ये कैट का बच्चा होता है, ठीक है। कौन होता है? कैट का बच्चा, बिल्ली का बच्चा छोटा सा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेट किटन, उसी की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री, कि अनन्या ने फाइनली उसका जो बिल्ली का बच्चा था, पालतू बच्चा, उसको उसने जो है एक पेड़ की सबसे मतलब ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री, मतलब पेड़ की सबसे ऊपर की जो शाखा थी। टॉप ब्रांच का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर की शाखा। तो सबसे ऊपर की शाखा, और किसकी? पेड़ की, है ना। पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा जो थी, उस पर उन्होंने अनन्या ने जो है पाया किसको? अपनी पालतू बिल्ली को। और कहाँ? तो इन दियर गार्डन, उनके गार्डन में एक पेड़ लगा होगा, और उस पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांच में कौन बैठी होगी? एक बिल्ली बैठी होगी, ठीक है। उनकी पालतू बिल्ली बैठी होगी। नाउ हमको यहाँ पर ढूंढना था कि भाई इम्प्रूवमेंट क्या रिक्वायर्ड है। अब अगर देखिए मैं वन बाय वन चलूँ, है ना, एकदम हौले हौले पढ़ेंगे, है ना, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चलूँ कि भाई कैसे इम्प्रूवमेंट दिया जाता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट किसी प्रकार का रिक्वायर्ड है भी या नहीं रिक्वायर्ड है ना। तो अब देखिए अनन्या क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये एडवर्ब है, मॉडिफाई करेगा पूरे के पूरे सेंटेंस को, ठीक है। अनन्या हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हमारी वर्ब लगी हुई है? बिल्कुल लगी हुई है। फाउंड क्या है यहाँ पर? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो सेंटेंस है ये चल रहा है, और जो वर्ब है यहाँ पर ये क्या लगी हुई है? फाउंड लगी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी हर पैटर्न, हर पेट, उसकी पेट, ये क्या लगा हुआ है? ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं चलूँ अगर तो ये अब पेट किटन, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र दौड़ानी है ओवर में, ठीक है। ओवर में, ओवर क्या है हमारा? ओवर हमारा एक है प्रपोजिशन, ठीक है। और यहीं पर हमारे साथ समस्या हो गई है। क्यों हो गई है? कैसे समस्या हो गई है समझते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूँ ओवर की, अगर मैं ओवर की बात करूं कि भाई क्या क्या यूज़ हैं ओवर के, है ना, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला, कोई चीज़ ऊपर हो, साथ ही उसमें मोशन हो, मूवमेंट हो, गति हो। अच्छा, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया? मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि लेट से ये हमारा खड़ा है बालक कोई, ठीक है। ये बालक हमारा खड़ा है चंदू, और चंदू के ऊपर से ये चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। ये चिड़िया उड़ते 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 चली जा रही है, ठीक है। अब समझना आप, ये चिड़िया ऊपर है ना। ऊपर के लिए मैंने आपको एक और अभी प्रीपोजिशन बताया था लास्ट डे ही, और आज फिर से बता दूंगी। ऑन बताया था, है ना। ऑन को शायद मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया था, तो हम लोग आज कर लेंगे उसको। तो देखिए ऑन जो है और ओवर जो है, समझिएगा, है ना। हाँ जो भी, एक तो मेरी ड्राइंग स्किल इतनी ख़राब है, और ऊपर से मेरे को ड्राइंग करने की ज़रूरत भी पड़ती ही है। आ जाइए, यहाँ पर ना हमारा चंदू जो है बैठा है, यहाँ पर हमारा चंदू बैठा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, ये चंदू टेबल के ऊपर है ना। चंदू टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो चंदू का सरफेस और टेबल का सरफेस आपस में टच होगा। अभी तशरीफ़ें लेकर के ही तो बैठेगा ना, वो बैठेगा कैसे टेबल के ऊपर, ठीक है। तो चंदू का जो सरफेस है और टेबल का जो सरफेस है वो तो आपस में टच हो रहे हैं। क्लियर है? आप कहोगे हाँ मैम, बिल्कुल क्लियर वाली बात है। अब जब भी ये पोजीशन हो कि एक चीज़ हो वो दूसरे चीज़ के ऊपर हो और सरफेस टच हो रहा हो, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन हमारा बनता है, वहाँ पर जो प्रपोजिशन का केस बनता है वो बनता है ऑन का। और दूसरा केस, जब कोई चीज़ ऊपर हो और उसमें मोशन हो, ठीक है। अच्छा, एक और गंदा सा चित्र बना देती हूँ मैं, है ना, अपनी कुवत के हिसाब से एक और चित्र बना देती हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से पंखा लगा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है, ये चंदू जो है वो पंखे के नीचे है। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, पंखे के नीचे है या मान लो कुछ भी, जैसे मान लो मैं दीवार बना देती हूँ, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है बोर्ड भी आज, ठीक है, ये छत है, ठीक है, ये छत है, इस छत के नीचे हमारा चंदू खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सारी ऊपर वाली पोजीशन ही बता रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, है ना। देखिए क्वेश्चन आंसर्स तो कराना कितना इजी होता है, अभी मैं आंसर मार्क करूँ आगे बढ़ जाऊँ, है ना। मेन चीज़ होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम कितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। तो यही कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, और वही इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पर समझिएगा, ये पोजीशन तो मैंने बता दिया ऑन की है, यहाँ पर भी तो ये छत ऊपर है और यहाँ भी तो ऊपर चिड़िया उड़ रही है। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, चूँकि यहाँ पर छत जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, मतलब छत उड़ नहीं रही है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे ऊपर जस्ट छत है, क्या ये छत उड़ रही है? क्या इस छत में कोई मूवमेंट है? क्या इस छत में कोई मोशन है? आप कहोगे नहीं मैम, छत में कैसे मोशन हो सकती है? तो जब मोशन नहीं हो, कोई चीज़ ऊपर की पोजीशन में हो, कोई चीज़ ऊपर हो और जब मोशन नहीं हो, तो इन दैट केस हम लोग बनाते हैं इसको, क्या प्रीपोजिशन देते हैं, आई मीन हम लोग अबब देते हैं, ठीक है, हम लोग अबब प्रीपोजिशन देते हैं। और जब कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन उसमें मूवमेंट हो, उसमें मोशन हो, तो हम उसके लिए क्या प्रीपोजिशन देते हैं, ओवर देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं प्रीपोजिशन, ओवर देते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या अबव के इतने ही यूज़ हैं, क्या ऑन के इतने ही यूज़ हैं जितना मैंने बताया, क्या ओवर का इतना ही यूज़ है कि कोई चीज़ ऊपर होगी और उसमें मूवमेंट होगा, उसमें मोशन होगा तो ओवर लगा दूँ मैं, क्या इतना ही यूज़ है? नहीं, बहुत और भी सारे इनके यूज़ हैं, वर्सेटाइल हैं ये, तो हम लोग समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब अगर मेरे ऊपर दीवार है तो मैं कहूँगी क्या ये जो वॉल है, ये जो छत है, ये जो रूफ है, इज़ अब मैं क्या कहूँगी कि अब मी, अच्छा ओवर भी कह सकती हूँ, मोशन नहीं है फिर भी कह सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ओवर का एक और यूज़ होता है, अभी मैं बताऊँगी डिटेल में, ठीक है। अगर ऊपर से चिड़िया उड़ रही है, ओवर कह दूँगी, ठीक है। अगर लेट से कोई टेबल के ऊपर बैठी हूँ तो ऑन द टेबल कह दूँगी, ठीक है। तो ये दीज आर सम ऑफ द बेसिक यूजेस, ठीक है। अब आ जाइए आप ओवर के कुछ और यूज़ समझिए। तो एक तो ऊपर हो, साथ में मोशन हो, है ना, किसी चीज़ में मोशन हो और ऊपर का सेंस आ रहा हो। दूसरा कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को पूरी तरह ढक ले, है ना, पूरी तरह ढक ले या कवर कर ले, तब भी आप क्या लगाते हैं, तब भी आप लगाते हैं ओवर। कैसे मैम, कैसे ओवर लगा देते हैं? देखिए बड़े ध्यान से समझिए, कोई चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ को ढक ले रही है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो छत है इसने मुझे पूरी तरह से ढक लिया है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये छत वाले केस में मैं ओवर भी कह सकती हूँ, रूफ इज़ ओवर मी कह सकती हूँ, ठीक है मैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से ये समझना है कि ओवर का एक तो यूज़ आपका हो गया मोशन वाला, कोई चीज़ ऊपर हो हमारे, उसमें मोशन हो, उसमें गति हो, तो हम ओवर लगाएंगे। दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को पूरी तरह से ढक ले, कंप्लीटली उसको ढक ले, तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ ओवर। जैसे मैंने कहा कि पुट ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा पुट ब्लैंकेट ओवर दी बेबी, ठीक है। और यहाँ हम एक प्रपोजिशन लगा देते हैं क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक ब्लैंकेट की बात करें। मैंने कहा पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मैंने कहा कि भाई बच्चे को ब्लैंकेट उड़ा दो या पूरी तरह से ढक दो। बच्चे को अगर आप ब्लैंकेट उड़ाओगे तो क्या होगा भाई, ढक ही तो लेगा बच्चे को वो ब्लैंकेट आपका, बच्चे को वो आपका ब्लैंकेट ढक ही तो लेगा। तो अगर आप ढकने की बात कर रहे हो, अगर आप कवर होने के सेंस में बात कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा ओवर,
ठीक है, क्लियर बात है। ऐसे ही हम वो रिवर और ब्रिज वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है, अगर आपने पहले एग्जाम अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें। 25 से हमारा बैच आ रहा है, ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है। और ये भी गारंटी लेती हूँ कि अब तक आपने जो इंग्लिश पढ़ी है उसका नज़रिया बदल जाएगा आपका पढ़ने का। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए कि जो टॉप ब्रांच है, जो टॉप ब्रांच है उसमें बैठी होगी बिल्ली, तो बिल्ली सिर्फ बैठी होगी ऊपर, ठीक है, बिल्ली सिर्फ बैठी होगी ऊपर। और लेट्स से ये एक ब्रांच है ना, ये ब्रांच है एक पेड़ की, है ना, और यहाँ पर हमारी बिल्ली बैठी है, ठीक है। मैं तो बिल्ली भी ऐसे ही बनाऊंगी, मेरे को बिल्ली बनाना भी नहीं आता। इस ब्रांच पे बिल्ली बैठी हुई है, तो भाई साहब बिल्ली की सरफेस ब्रांच की सरफेस से टच हो रही होगी, पहली बात तो, है ना। बिल्ली में कोई मोशन नहीं होगा और बिल्ली ऊपर नहीं होगी। जैसे देखो ये छत है, ये छत टच नहीं हो रही है, लेकिन ऑन वाली सिचुएशन में जो है चीज़ें टच होती हैं। फिर से समअप करती हूँ, अगर कोई चीज़ ऐसे, जैसे मान लो ये मेरी मुट्ठी है, ठीक है, इसके ऊपर ये पेन रखी है, ये पेन का सरफेस टच हो रहा है तो ऑन की पोजीशन है। ये जस्ट इसके ऊपर है ना, जस्ट इसके ऊपर है, टच कुछ नहीं हो रहा, ओवर की पोजीशन है। और अगर इसको पेंडुलम में बांध के ऐसे इसमें मोशन ला दूँ तो सॉरी आई मीन ये ऊपर है और कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये अबव की पोजीशन है। और अगर मैं इसको पेंडुलम बांध के इसमें मूवमेंट ला दूँ तो ये ओवर की पोजीशन हो जाएगी। दैट्स इट। बिल्ली बैठी है ब्रांच में सरफेस टच हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो बैठेगी कहाँ से। तो यहाँ पर ओवर किसी भी हाल में आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, ऑन होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है हमको, ऑन दी टॉप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इन तो होगा नहीं, है ना। और क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, आगे भी बताते चलूँगी। और अक्रॉस भी नहीं होगा, ठीक है। अब अक्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो अक्रॉस को जो है आर पार के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरफ से उस तरफ, इस छोर से उस छोर की अगर बात हो रही हो, है ना, अगर आर पार की बात हो रही हो, ठीक है, तो क्या लगाया जाता है, अक्रॉस लगाया जाता है। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में, कहते हैं ना इस छोर से उस छोर तक पूरा। मैंने कहा कि भाई पैट्रियोटिज्म जो है वो पूरी कंट्री में फैला हुआ है ना, पूरी कंट्री में स्प्रेड हो रखा है, तो क्या लगाऊंगी, अक्रॉस दी कंट्री, है ना, क्या लगाऊंगी, अक्रॉस दी कंट्री लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद ऑन का हम लोग थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं, ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से मैंने कहा ना कि अपन को क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, अपन को नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। और तो ये थोड़ा एक और पेज ले लेती हूँ और ऑन के बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है भाई, आ जाइए। अब अगर हम लोग ऑन की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, पहला तो मैंने आपको वही सरफेस वाला बता दिया, कोई चीज़ ऊपर हो और सरफेस टच हो रहा हो, ठीक है, ऊपर हो और सरफेस टच हो, ऊपर हो कोई चीज़ और सरफेस टच हो। दूसरा क्या यूज़ होता है, जब आपको डेज बताना हो, ठीक है, जब आपको डेज का नाम बताना हो, है ना, 3 days 4 days यानी टाइम ड्यूरेशन बताना हो तो उसके लिए तो इन लगाते हैं, है ना, विल मीट इन 4 days, है ना, आई विल गो देयर इन लेट्स से इन 3 days, जो भी हो। तो ऐसे आपको टाइम डेज का ड्यूरेशन बताना है तो वी यूज़ इन, ठीक है। लेकिन अगर हमको डेज का नाम बताना है कि भाई कोई आएगा, कब आएगा, मंडे आएगा, है ना, मैं जाऊँगी, कब जाऊँगी, संडे जाऊँगी, है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो आपको जब डेज का नाम बताना हो, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज बताना हो तब हम ऑन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। इसके बाद हमको अगर डेट्स बतानी हो, है ना, हमको डेट्स बतानी हो, ठीक है, अगर हमको डेट्स बतानी हो तब हम क्या लगाएंगे, तब भी हम लगाएंगे ऑन। जैसे मैंने कहा कि वो आएगा या आ रहा होगा कब, तो मैंने कहा 25 जनवरी को, तो मैं क्या कहूँगी, ही विल बी कमिंग ऑन 25 जनवरी, ठीक है। तो जब हमको डेट बतानी हो क्लियर कट, तब हम क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे मान लो मैंने कहा कि ऑन, मैंने कहा ऑन 15 अगस्त, ठीक है, मैंने कहा ऑन 31, ये 31 क्यों भाई, 25 ही ले लो जिस दिन हमारा बैच आ रहा है ना, तो 25 जुलाई
है ना। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है भाई, क्लियर बात है। आगे अगर मैं बात करूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको देखिए कई बार बोला है मेरे भाई और मेरी बहन कि पढ़ाई आपको दोस्त मेरे वही कराई जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। पहली बात, आपको कोई प्रोफेसर बनना नहीं है कि मैं ज्ञानवर्धन के लिए चीज़ें बताऊँ, ठीक है। वैसे भी जितना रिक्वायर्ड है उससे 20% ऊपर ही बताती हूँ मैं, है ना। हमारा जो है वो प्राइमरी गोल है सिलेक्शन, ठीक है, कि भाई हम आए पढ़े सिलेक्शन लेके घर जाए, ठीक है। तो इस सिलेक्शन में मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथी बनूँ, है ना, आपको भ्रमित ना करूँ कुछ तो भी उठपटांग पढ़ा करके, सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँ जो पेपर में आपके रिक्वायर्ड है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी एक एक मैं फॉर्मूला सा आपको बता रही हूँ, ऑन पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद व्हीकल, ठीक है, कोई भी व्हीकल, बस, कार, ठीक है, बाइक या जो भी हो, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप ऐसा कुछ बता रहे होंगे कि मैं मेरी कार से जाऊंगा और वो उसकी कार से जाएगा, हम उसकी कार से जाएंगे, हम उसकी बस से जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको मालिकाना कुछ हक बताना हो कि मेरी कार, उसकी कार, उसकी बाइक, उसकी साइकिल, उसकी स्कूटर, मेरी स्कूटर, मेरी स्कूटी और वो उनकी स्कूटी दे, ठीक है, दियर, ठीक है, तो दियर स्कूटी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कुछ ऐसी बात करनी हो कि मेरी कार, मेरा मतलब साधन आपका हो, व्हीकल आपका हो, ऐसा आप बताना चाहिए, या किसी और व्यक्ति का हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब जिस एडजेक्टिव से आप किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का संबंध बताते हैं, और वो संबंध जनरली मालिकाना ही होता है। मैंने कहा दियर बाइक, मतलब उनकी बाइक, ठीक है। तो अब जब भी आपको ऐसा कुछ बताना होगा विद पॉजिटिव एडजेक्टिव, आपकी मजबूरी होगी ऑन यूज़ करना। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी कार से जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग ऑन माई कार, ठीक है। वो अपनी कार से जाएंगे, दे आर गोइंग, या दे विल बी गोइंग ऑन दियर कार, ठीक है। मैंने कहा हम उसकी कार से जाएंगे, है ना, या हम उसकी कार से जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग ऑन हिज कार, ठीक है, उसकी कार, हिज कार, ठीक है। तो क्लियर बात आपको ये समझनी है कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव हो हमारा कुछ, ठीक है, और हमको उसके बाद कुछ साधन बताना हो, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे आपको हमेशा ऑन लगाना होता है, ठीक है। क्लियर बात है, यस और नो। एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति कहाँ है, हमको उसकी कंडीशन एग्जैक्ट उसकी स्थिति बतानी हो, है ना, और उसके उसकी प्रेजेंस, ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति किसी व्हीकल में है, देखो दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि वो कार में है, यानी हम उसकी करंट पोजीशन बता रहे हैं। वो कार में था, यानी हम उसकी पास्ट वाली करंट पोजीशन बता रहे हैं। वो कार में होगा या ट्रेन में होगा या बस में होगा, ये हम उसकी फ्यूचर की जो है पोजीशन बता रहे हैं एग्जैक्ट। तो जब आपको अच्छा, एक तो ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो कार से जा रहा था, वो ट्रेन से आएगा, तो यहाँ पर हम उसका ट्रैवलिंग मीडियम बता रहे हैं। तो जब ट्रैवल का मीडियम बताना हो तो हम लोग बाय यूज़ करते हैं। तो बाय मैं आगे पढ़ाऊंगी तो उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। लेकिन जब आपको किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो, है ना, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो किसी व्हीकल के अंदर, ठीक है, किसी ट्रैवलिंग मीडियम के अंदर, है ना, तब भी आप ऑन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे, चलो एक सेकंड पहले लिख दूँ फिर एग्जांपल समझेंगे, ओके। ये आर्ट मतलब आर्टिकल प्लस हमारे व्हीकल, ठीक है। चूएस में कुछ भी हो सकता है, बस हो, ट्रेन हो, कैब हो, कार हो, बाइक हो, ठीक है, कुछ भी हो। अब एक सेकंड दीजिए, बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है मुझे, एक सेकंड दे दीजिए बस मुझे, है ना, थोड़ा सा समय आप भी ले लीजिए, मैं पानी पी लूँ भाई। ये तो इसको ना आर्टिकल ये ही लगा दो, ठीक है भाई।
अभी समझाती हूँ क्या है ये, मेरी हालत ख़राब हो रही है पढ़ाने में आपको, है ना। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो, जैसे मैंने कहा ही इज़ इन अ कार, वो कार के अंदर है, मतलब वो कार में है, ऐसा कहना चाह रही हूँ, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। ही इज़ इन अ ट्रेन, सॉरी इन कह रही हूँ, ही इज़ ऑन अ ट्रेन, ही इज़ ऑन अ कार, ठीक है, ही इज़ ऑन अ बस, है ना, ठीक है। या अगर कोई स्पेसिफिक बस है तो ही इज़ ऑन दी बस, है ना, सही किया था मैंने, आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल ही लिखे रहने दो भाई, है ना, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, आर्टिकल चेंज होगा, फिर कहोगे मैडम ने अधूरा बताया था, है ना। ठीक है भाई, आ जाइए। तो जब भी आपको ऐसे किसी की करंट एकदम पोजीशन बतानी हो, स्थिति बतानी हो, या पास्ट की बतानी हो, या फ्यूचर की बतानी हो, और वो रिलेटेड हो किसी व्हीकल से, किसी वाहन से, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं मेरा दोस्त, हम लोग लगा देते हैं ऑन। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप एक बार काउंट कर लेना अगर आप कर सको तो, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11, एक सवाल में, एक सवाल तो मैंने सॉल्व ही करवाया, साथ में मैंने 11 एड ऑन चीज़ें करी, यानी 12 जानकारी एक सवाल में, कुल मिलाकर के 12 सवाल हल करने जैसी है ये बात, ठीक है भाई। तो बस यही समझाना चाहती हूँ कि बहुत प्रोडक्टिव क्लास है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे, अपनी एक नोट्स आप ज़रूर बनाएं, है ना। आप नंबर्स पर ना जाएं, अभी हमारा बहुत नया चैनल है, अभी जस्ट ही हमने ये पर्टिकुलर वेंचर आपके लिए लाया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दें, और कुल मिलाकर के सीधी बात बोलूँगी कि कॉपी बनाएं, लिखें, भरोसा करके जुड़े रहें, ठीक है। आपका सिलेक्शन जो है वो हमारी मेहनत ही इंश्योर करेगी, ठीक है भाई, और डेफिनेटली आपकी भी मेहनत होगी ही सही। ठीक, ये क्वेश्चन इसको आपको बताना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे था जो मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, और उसका कारण यही है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, है ना। स्टूडियो में आपको पता ही है कि बहुत सारी लाइट्स होती हैं, और ये जो बोर्ड है ये अभी इतना गर्म है ना कि मतलब इसमें ऐसे एग बन जाए, ठीक है। तो बताइए, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, देन आफ्टर हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे यार दोस्त। ठीक है भाई, चलिए देखिए ध्यान से। कहता है डॉक्टर्स एट द एम्स ट्रॉमा सेंटर मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ 12 ईयर ओल्ड आर्चर शिवांगिनी। बेटा आर्चरी क्या होता है, आर्चर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा। आर्चर मतलब कि जो धनुष बाण जो चलाते हैं, ठीक है, धनुष बाण जो चलाते हैं उसको आर्चरी कहते हैं। तो आर्चर मतलब धनुष चलाने वाला व्यक्ति, है ना। सीधा लिखती हूँ मैं हिंदी में, धनुष बाण चलाने वाले लोग, है ना, चलाने वाले, अब वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो डॉक्टर्स एट द एम्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स ने क्या किया, मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ 12 ईयर ओल्ड आर्चर शिवांगिनी। इन्होंने किसी तरह से 12 साल उम्र की लड़की जो कि धनुष बाण चलाती है, जिसका नाम है शिवांगिनी, उसका जीवन इन्होंने किसी तरह बचाया। मैनेज्ड जब लिखा रहे तो समझिए कि बड़ी मुश्किल से काम किया गया है, मशक्क़त लगी है उसमें, है ना। जैसे मैंने कहा कि आई डिड दिस वर्क और आई मैनेज्ड टू डू दिस वर्क, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जब व्हेन आई सेड आई डिड दिस वर्क मतलब वो काम मैंने कर लिया है स्मूथली, बट व्हेन आई सेड आई मैनेज्ड टू डू दिस वर्क मतलब मैंने मशक्क़त लगी है उस काम को किसी तरह संभव किया है मैंने, आसान नहीं था, ठीक है। आगे कहते हैं हुज वर स्ट्रक बाय एन एरो इन द नेक ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन, जिसके गले में एक एरो मतलब वही तीर, है ना, बाण जिसको कहते हैं धनुष बाण या धनुष कमान जो भी कहो, तीर कहो जो भी,
तो उसके गले में जो है प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक तीर जो है वो लग गया था या फंस गया था। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि हु और हुज क्या है भाई। देखिए ध्यान से, देखिए जो हु है ना, ये हमारा होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है, ये इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए, पर्सन के लिए, है ना, ह्यूमन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, ह्यूमन के लिए ये यूज़ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हुज, हुज क्या है? अच्छा, इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है? इसका हिंदी में मतलब निकलता है जो, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बने और जब ये इंट्रोगेटिव, रिलेटिव मतलब वो प्रोनाउन जो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। तो जब ये अच्छा यही इंट्रोगेटिव बनते हैं, यही रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, घूम घूम के ये बहुत सारे अपने रूप बदलते हैं। ठीक है, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे तो जो आएगा इसका सेंस, और जब इंट्रोगेटिव बनेंगे तो कौन वाला सेंस आएगा, हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक है, ओके। हुज जो है ये होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ये पूछता है सवाल जब इंट्रोगेटिव होता है, और जब ये रिलेटिव होता है तो ये जिसका वाली बात करता है ना। यानी जब ये इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये पूछेगा किसका, है ना, सवाल पूछेगा तो कहेगा किसका, और जब ये रिलेटिव रहेगा तो ये कहेगा जिसका। ठीक है, ये क्या कहेगा? ये कहेगा जिसका। ठीक है, अब ये बताओ आप क्या कहना चाहते हो, हुज वर स्ट्रक बाय एन एरो। आप ये कहना चाहते हो ना कि जो तीर से घायल हुई है ना, जिसके गले में तीर लग गया है, तो हुज, अब देखो पोजीशन दे नहीं रहे हैं यहाँ पर, आप समझिए, पोजीशन हम लोग यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, हम तो सीधा ये कह रहे हैं कि जो लड़की जिसके गले में तीर स्ट्रक हो गई थी। बोलने में तो जिसका जिसका आ रहा है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में जाऊँ, ये तो बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी के वर्ड्स बताती हूँ, अगर मैं इंग्लिश में जाऊँ तो इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, है ना, इसको इसमें हुज नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप किसी का किसी से मालिकाना हक नहीं बता रहे हो, आप सिंपल सा कह रहे हो कि किसी के गले में क्या लग गई है, तीर स्ट्रक हो गई है, लग गई है ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है ना, और यहाँ जो हुज लिखा हुआ है, हुज लिखा हुआ है, पहली बात तो वो गलत है, और याद रखेंगे कि शिवांगी के लिए यूज़ किया जा रहा है, हुज गलत है, यहाँ पर हु आएगा, और यहाँ पर याद रखेंगे शिवांगी के लिए यूज़ किया जा रहा है अगर हु या इवन हुज भी, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है ये, है ना। तो अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब ही नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वॉज, हु वॉज, है ना, जिसको एक तीर के द्वारा घायल कर दिया गया था, या एक तीर जो उसके गले में फंस गई थी, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा, स्ट्राइक्ड और स्ट्रक का फ़र्क समझिएगा, है ना। देखिए, स्ट्राइक का मतलब दो होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा यार। चलो भाई, अब देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा कि यहाँ पर ये इतनी चीज़ें तो करेक्ट हो गई कि हु और वॉज आएगा, यानी यहाँ एरर है। अब एक और एरर है यहाँ पर, क्या एरर है भाई, लिखा हुआ है स्ट्रक। ठीक है, तो स्ट्रक हालांकि एरर नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि देखिए स्ट्राइक जो है ना, स्ट्राइक, इसी का फॉर्म बनता है स्ट्रक, और इसके दो मतलब होते हैं इस स्ट्राइक के, एक तो होता है हड़ताल, है ना, इस स्ट्राइक के
चलो खैर अभी के लिए तो आप एक ही पढ़ लो, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो स्ट्राइक का मतलब होता है सडन हिट करो आप, सडनली, सडनली कोई चीज़ हिट कर दो या हिट हो जाए या लग जाए, है ना, सडनली लगना या अचानक, अचानक कुछ लगना, है ना, अचानक से आपको कुछ लग जाए, कुछ चोट हो जाए, कुछ हर्ट हो जाए, आप अचानक हो जाए, तो इन दैट केस हम लोग क्या लगाते हैं, इन दैट केस हम लोग लगाते हैं स्ट्राइक या स्ट्रक एज पर रिक्वायर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर देखिए हु वॉज तो दोनों जगह था, विच तो होगा नहीं, विच जो है ये नॉन लिविंग के लिए लगता है, और लिविंग में सिर्फ एक ही केस है जहाँ पर विच लगता है, एंड दैट इज़ फॉर जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ों में से जब कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो वहाँ पर वी यूज़ विच, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और यहाँ कन्फ्यूज़न था स्ट्रक में और स्ट्राइक्ड में। देखिए स्ट्राइक्ड जैसा कोई फॉर्म नहीं होता, है ना, स्ट्राइक्ड जैसा कोई फॉर्म नहीं होता है ना, ये गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसलिए ये तो आपका उड़ गया। अच्छा, और फॉर्म कैसे चलता है, ये तो देखिए वो आपका सेकंड फॉर्म है हमारा, ठीक है, सॉरी आई मीन थर्ड फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो फॉर्म जो है स्ट्राइक्ड नहीं होता है, स्ट्राइक का फॉर्म स्ट्राइक्ड नहीं होता है, क्लियर बात है इतनी, ठीक है। स्ट्रक का मतलब फंसना भी होता है ना, फंसना भी होता है, सडनली कोई चीज़ हिट कर जाए या कोई चीज़ फंस जाए, है ना। अब आज के लिए भाई मेरे और बहन मेरी, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चंस अभी बहुत है हमारे पास, लेकिन अब ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट सेशन में, हमारे उसी समय पर 10 बजे का जो हमारा समय है सुबह। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बढ़िया सा रिविज़न करिए, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, और नाम रोशन करिए आपका भी, आपके घर वालों का भी, और थोड़ा सा हमारा भी, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।